हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कल हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़े थे और लाइट में हम लोग बेसिक चीज़ें को देख रहे थे और बेसिक चीज़ें लर्न किए कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का क्या इतिहास है, उसके बैकग्राउंड। फिर उसके बाद हम लोग बताए थे आपको कि लाइट ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एक हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और लाइट के बारे में हम लोग समझे थे कि लाइट जो है आपका एक पार्टिकल भी होते हैं और लाइट के पास डुअल नेचर है। हम लोग आजकल मानने लगे हैं लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक होते हैं आपका कण वाला यानी एक पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है वो होता है आपका वेव वाला नेचर। यानी वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वाला बात समझेंगे, और जब पार्टिकल्स की बात हो तो फोटोन वाला बात हम लोग समझेंगे। ये चीज़ें हम लोग सभी बच्चे का क्लियर है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे और कल लिखाए थे, रे ऑप्टिक्स हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग आप देख सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो सर रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट उठाएं वो उठाएं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देखना प्रारंभ किए होंगे और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन से सब कोई वाकिफ़ होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबको पता होगा, सभी भोले भाले बच्चे 9th-10th में आराम से पढ़ के आए होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेते, जानकारी लेते चलेंगे। जिनका क्लियर है ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा बुद्धि आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें को आप आगे समझिएगा। तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? अरे भैया, जब किसी भी वस्तु को आप तभी देख पाते जब लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आँखों पे, रेटिना पे पहुँचता है, तभी ना इमेज बनता है जी। इमेज कैसे बनता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये चीज़ें तो फिर पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आया और लाइट क्या हुआ, टकरा कर वापस उसी सतह से टकरा कर रिटर्न हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वो लाइट जो आया और वो लाइट क्या हुआ, उस सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गया। यानी माध्यम को चेंज नहीं किया, मीडियम चेंज नहीं हुआ। मतलब देखिए, हाल से हवा वाले को रेयर मीडियम बोलते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हवा यानी एक मीडियम से आया और इसी मीडियम से सतह से टकरा कर फिर वापस लौट गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत छोटी सी बात है। जैसे कि हम डिफिनीशन भी लिख चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम यानी उसी मीडियम में ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हुआ, टकराया और स्ट्राइकिंग करके बैक हो गया, वापस उसी पथ से लौट जाता है। और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हिंदी में भी आपको लिख चुके हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटती है और उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे सर आइए हम लोग बात करें मुद्दा वाला। सर जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है और ये एक प्लेन सरफेस लेते हैं और मान लीजिए कि इधर से लाइट आ रहा था, ठीक है ना, ये लाइट आ रहा था। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लीजिए, अगर ऐसे किए तो थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। ये लाइट क्या हुआ, ये रेज जो यानी ये किरण क्या हो रहा था, प्रकाश की किरण, ये आ रहा था और ये आने के बाद इस सतह से टकराया, सतह से टकराने के बाद वापस क्या हुआ, बैक हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये आपको पता है, ये जो लाइट आता है यानी जो लाइट रेज आता है जब सतह की ओर जब लाइट आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बाबू, इंसिडेंट रे। सारे बच्चे को पता है इंसिडेंट रे बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। आपतित किरण समझ जाइएगा बाबू। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कब बोलते हैं, रटना नहीं, इस चीज़ों को बढ़िया से समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण यानी जब कोई रे किसी सतह पर आता है, जब वो जिस दरम्यान वो आ रहा होता है किरण, उस किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जब ये टकरा कर वापस उस पथ से लौट जाता है तब इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यहाँ से हम किसी उस सतह के परपेंडिकुलर एक लाइन की कल्पना करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे घटना घटित हो रहा है, फिनोमेनन हो रहा है, यानी ये ओ मान लेते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है बच्चे। तो मतलब कोई प्लेन सरफेस है, जब कोई रेज आता है तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं यानी आपतित किरण बोलते हैं। और जब ये वापस क्या हुआ, इस सतह से टकराकर रिटर्न हो जाता है, रिफ्लेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और इसके उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन की कल्पना करते हैं, उसे नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये होता है उसे हम लोग आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे होता है, यहाँ पे ये जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है बाबू, ये देखिए, ये जो है ये इंसिडेंट रे है। और ये जो नॉर्मल के साथ, इसके साथ नहीं, इन्हें कि प्लेन सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ, बार बार बोल रहे हैं, नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं आई, एंगल आई। और इसे हम लोग टर्म में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पूरा नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है, हम कहीं और लिख देंगे। और ये जो है, चलिए हम कहीं और लिख देंगे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, इसे हम लोग बोलते हैं आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सबसे अहम बात तो यहाँ पे ये है, सबसे अहम बात वैसे आगे जानेंगे, ये जो एंगल आई है बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो आर है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझे बच्चे? इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो यानी चलिए, तो यानी ये हुआ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, ये आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब सबसे ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट हो, और यदि उस ऑब्जेक्ट से चाहे लाइट, देखिए भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, आगे हम बात करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो रहा है वो आखिर तभी ना विजिबल हो रहा है जब लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों रेटिना पे पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हाँ ये होता है, किसी में रिफ्लेक्शन कम होगा, किसी में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसी में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर समझिएगा, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ वही है कि कोई एक प्लेन सरफेस लिए और इस पे जो है क्या हुआ, एक जो किरण आती है हवा में, मान लीजिए इस माध्यम में जो किरण आती है, वो जब आती है तो उसे हम इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण बोलते हैं। और जब ये टकरा के चली जाती है तब हम लोग इसे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और सभी बच्चे को क्लास 9, 10 और 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ से इस जिस बिंदु पे टकराता है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु बोलते हैं। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल
नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ ये जो इंसिडेंट रे अभिलंब यानी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ कोण बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी का एकदम टनाटन होगा, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? चला बोलो, कोई दिक्कत है? चलवा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और दिक्कत होगा भी क्यों? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अच्छा, दिक्कत तभी होगा, दिक्कत वही सब बच्चे को होगा जो जवानी ऐसे जो है ना आग लगा के बर्बाद किया होगा 10वां में, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ समझिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं? जी, 2 नियम होते हैं। सभी बच्चे रट्टा मार कर रखे होंगे, क्लास 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, और वही बच्चे को याद नहीं होगा जो 10वां में वही वाला चीज़ किया होगा। याद रखिएगा। तो पहला वाला बात क्या है? पहला जो नियम है वो यही है, पहले ध्यान से समझिएगा। ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, पहला नियम यही कहता है कि ये जो तीनों है वो एक ही तल में होता है। और जाहिर सी बात है, हम एक कलम और ले लें जरा सा, एक कलम अगर और हमें मिल जाए तो देखो, तो उधर कलम है, एक कलम और मिल जाए तो हम आपको समझाते हैं क्लियर करके, ठीक है ना? आखिर ऐसा क्यों? पहले नॉर्मल बात समझ जाइए कि देखिए, अगर हम ये सब को भूल जाए थोड़ा देर के लिए, अगर हम ये सब को थोड़ा देर के लिए भूल जाए तो देखिए बाबू, ये जो है ये किस तल में है? ये जो लाइन आ रहा है इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे यानी ये जो लाइन है, ये इसका जो तल है वो क्या है? बोर्ड है। समझाने का बहुत सारे तरीका होता है, आप समझिएगा इत्मीनान से। अरे भाई, ये जो लाइन सबको भूल जाइए, ये जो लाइन आ रहा है इसका जो तल है किस तल पे है? बोर्ड पे है। और ये जो परपेंडिकुलर खींचे हैं इसका भी जो तल है वो किस पे है? देखिए, बोर्ड पे है। और ये जो रिफ्लेक्टेड गया है इसमें, इसका भी तल क्या है? बोर्ड ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका भी तल बोर्ड, इसका भी तल बोर्ड, इसका भी तल बोर्ड। तो कहने का मतलब यही ना हुआ कि तीनों एक ही सर यानी तीनों एक ही तल पे है, तीनों एक ही बिंदु पे है। जैसे ऐसे देखना, ऐसे देखिए, ऐसे कुछ है, ऐसे कि मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये लाइट आया और ये लाइट क्या हुआ? चला गया। ये लाइट आया और ये चला गया, ये इसका नॉर्मल है। तो देखिए ऐसे होता है। ऐसे थोड़ा सा मेरा नहीं बन रहा अभी, क्योंकि हाँ अब बन जाएगा। इस ससुरा ऐसे उल्टा सीधा ले लिया, इसलिए नहीं हो रहा था। चलिए देखिए, ये ऐसे ऐसे है। तो ऐसे देखिए, एक ही प्लेन में और एक ही सतह में तभी उसको कहेंगे हम, उसको एक ही तल में हम लोग उसको तभी बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक आरी ला लें, समझे ना, आरी, और आरी ला के अगर इसको काटेंगे तो अगर इसको काटे, जितना हिस्सा इसका भाग कटेगा उतना ही हिस्सा इसका भी भाग कटेगा और उतना ही हिस्सा इसका भी भाग कटेगा, तब कह सकते हैं कि आप तीनों एक ही सतह में। जैसे ये देखिए, ऐसे करके रख दिए तो इसका भी सतह देखिए यही बोर्ड है, इसका भी सतह यही तल बोर्ड ही है, और इसका भी जो है ये बोर्ड ही है। तो यानी तीनों क्या है? एक ही तल में है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जो तीनों है चारों एक ही तल में होता है। इस चीज़ को समझिए। और ये तो पहला बात बोर्ड से समझिए। दूसरा बात ये वाला, अगर यो तीनों नहीं समझ में आता है तो खुद को ये 3 उंगली खड़ा कर लीजिए ऐसे करके, समझे ना? ये 3 उंगली देखिए, तीनों उंगली देखिए, 3 उंगली देखो ना, देखो तीनों उंगली देखो, और तीनों उंगली देखिए। अगर तीनों उंगली बराबर है तो देखिए ऐसे तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं? ये नहीं सीधा हो रहा है, ससुरा का मन करता है काटिए दे। वैसे आप अपना सीधा कर लीजिएगा, बड़ा टेढ़ा आदमी है। आप काटिएगा ना ऐसे करके, देखिएगा तीनों छटा आ जाएगा एक बगल से, समझे? तो जब एक ही प्लेन में हो इसको बोलते हैं। तो चलिए, ये दोनों बात हम लिख लेते हैं अब, ठीक है ना? इसको समझ के चलिए, इसको हम मिटाते हैं। ओके बाय। और कुछ जानना होगा तो उसके बाद फिर से बताते हैं हम। चलिए, चलिए देखिए, 2 नियम आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, और ये दोनों नियम जो है आप जो जैसा कि बताए आप देख लीजिए। पहला नियम वही बात है, कैसे? फिगर तो थोड़ा सा बना ले हम लोग, कहीं पे जरा सा देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, फिगर देख लीजिएगा कि मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है,
और यहाँ से जो लाइट आया उसको क्या हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो होता है ये क्या होता है बाबू नॉर्मल होता है। यानी हम इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर नाम दे दे, और ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो ये ओ होता है ये क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु है। तो सबसे पहला बात जो आपको समझाए थे अभी तुरंत, और फिर उसको हम लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से समझिए, लिखिए और कॉपी में फेयर करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साथ साथ लिखते चले जाइए, वीडियो को पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिएगा। पहला नंबर क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो समझ गए नहीं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। तो फर्स्ट नियम वही जो आपको समझाए थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों का जो तीनों है यानी जो आया इंसिडेंट रे और जो गया रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में जो नॉर्मल लाइन है ये क्या है, तीनों का तीनों क्या है, ये सब क्या है सेम प्लेन में है, सब एक ही तल में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। तो ये होता है हम लोग का क्लियर। एंड सेकेंड बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये एंगल आई बराबर क्या हो गए एंगल आर हो गए, ठीक है ना। अच्छा सॉरी मैं इसका हिंदी नहीं पढ़े थे, हिंदी वाले भाई साहब बुरा नहीं मानिएगा, सुनिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नंबर वही जो बातें हम बोले हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, एंड यानी तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है यानी आपतित किरण, देखिए यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या ये जो आपतन बिंदु ओ है, और बोला कि पर खींचा गया ये जो अभिलंब है, तीनों क्या है एक ही सतह में होते हैं, ये जो तीनों है कहाँ है एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। थोड़ा सा कॉपरेट करते रहिएगा, कभी होता है इधर उधर हो जाता है, समझाने के मूड में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिएगा। पहला पॉइंट तो ठीक है भैया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या एंड नॉर्मल और एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन, मतलब ये क्या होगा यानी कहने का मतलब यही हुआ कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब पर यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा बात कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और गलती बच्चे न्यूमेरिकल में करता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इस प्लेन सरफेस के साथ एंगल नहीं बनाता है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है, और आप ही गलती कीजिएगा न्यूमेरिकल में बता रहे हैं, इसीलिए इसको बढ़िया से नोटिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों नियम को देख लिए। अब हम लेते हैं इस पर कुछ सवाल, थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल लेके आपको हम समझाना चाहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की दुनिया में। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपके सामने है बोर्ड पे, देखिए, और ये क्वेश्चन आप ट्राई मारिए पहले, ठीक है ना। खुद से वीडियो पॉज करके पहले ट्राई मारिएगा और देखिएगा आपसे बना कि नहीं बना, उसके बाद देखिएगा वीडियो। तो चलिए आइए हम बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आप रीड कीजिए, पहले हिंदी में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाले भाई साहब सुनिएगा। कहता है समतल दर्पण पर आपतित किरण उसके सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। कहता है कि समतल दर्पण पर यानी प्लेन मिरर की बात कर रहा है, समतल दर्पण पर आपतित किरण उसके सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हिंदी वाले सुन लिए, ट्राई मारिए। इंग्लिश वाले सुनिए भाई साहब। द इंसिडेंट रे ऑन ए प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे ऑन अ प्लेन मिरर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the surface of the mirror, what will be the value of angle of reflection, angle of reflection का वैल्यू क्या होगा। और कुछ देखिएगा मने मन हम बता रहे हैं आपको, कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो अभी तक बोल दिए हैं 30 डिग्री होगा आंसर, उसमें से आप लोग भी है तो विचार कीजिए, ठीक है। आप लोग नहीं है ना 30 डिग्री वाले में से, आप लोग नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं 30 डिग्री में से आप लोग नहीं होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो देखिए एक पहले प्लेन मिरर बना लीजिए, समझे ना। ये मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ से लाइट आया और लाइट क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया होगा, तो ये इसका क्या होगा नॉर्मल लाइन बनेगा यहाँ से यहाँ,
आपको बार बार बोले ताकि ये चीज़ें आपको रटा जाए। ये जो है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब। हिंदी इंग्लिश वाला सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। यानी ये जो आई होता है, ये वाला जो आई होता है बाबू, ये आपको पता है ना, ये आई, और ये क्या होता है बाबू, ये वाला जो होता है आर होता है। आपको अभी तुरंत इस चीज़ को बढ़िया से समझा रहे थे, आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो उस बच्चे का आंसर 30 डिग्री नहीं आया होगा, और 30 वाले वही सब हो गए। हाँ, जो आप समझ रहे हैं, भावनाओं को समझिए, जो थोड़ा ध्यान से नहीं सुने होंगे भोले भाले बच्चे। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण उसके सतह से 30 डिग्री कोण बनाता है। इंसिडेंट रे ऑन ए प्लेन मिरर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। यानी इसके मतलब ये जो सतह है ना, ये देखिए बोला, ये तो चलो ठीक है, इंसिडेंट रे आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये जो इंसिडेंट रे है, और ये इसके सतह से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके सतह से यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है, ना कि ये वाला बना रहा है। तो आपको पता है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो टोटल यहाँ से जो यहाँ तक होगा वो 90 डिग्री होगा ना, टोटल 90 डिग्री होगा। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे 60 डिग्री ना। 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला अगर यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री है तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कौन पूछा है, तो बहुत बात आप जानते हो, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल आई अगर 60 डिग्री हो गया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एंगल आर बराबर यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये था सवाल, ठीक है ना। तो ये बहुत अभी तो कॉन्सेप्ट छोटा है तो छोटा सा सवाल, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपको अच्छे अच्छे नॉमरिकल्स भी करवाएंगे। आपको पता है कि नॉमरिकल में हम लोग बहुत ज़्यादा नॉमरिकल करते हैं, तो आपको करके दिखाएंगे आगे। चलिए देखिए, पहला सवाल क्लियर हो गया, तो पहला सवाल को हम अब मिटा देते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल अब हम मिटाते हैं, सेकेंड सवाल पे आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, अगर समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान निकाले। यानी इफ द रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन मिरर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप पहले मने मन आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद आप वीडियो चालू करके देखिएगा। पहले आप खुद से बना के देखिए क्या आपसे बना, और फिर नोटिस कीजिएगा कि जो सर बोल रहे थे कि ज़रा ध्यान से देखिए ये वाला बात गलती करता है बच्चे, क्या हम वो गलती किए या नहीं किए। अब डेफिनेटली कुछ बच्चे किए होंगे और हमको पता है कि 80% बच्चे गलती नहीं किए होंगे, उनको पता है। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर क्या 90 तो नहीं बता रहे हो, 90 डिग्री, जितने 90 वाला भाई साहब हो परपेंडिकुलर से सुन के तुरंत 90 मारने वाले, तो गए भैंस आपका पानी में। 90 नहीं होगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला। एक समतल दर्पण है, तो भैया एक समतल दर्पण ले लेते हैं, और समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित हो रही है। तो अगर वो लंबवत मतलब ये जो किरण है, देखिए ये जो किरण जो आ रहा है वो ऐसे वैसे नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सीधा एकदम ऊपर से सीधा परपेंडिकुलर आ रहा है, लंबवत हो रहा है। यानी जो समतल दर्पण है उस पर जो किरण पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, लंबवत आ रहा है, लंबवत एकदम सीधा लंबवत आ रहा है। तो कुछ बच्चे सोच के इसको तुरंत 90 डिग्री बना देंगे। जी नहीं बुरबुक भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। हम आपको बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जो आपतित किरण होता है, वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ना कि सरफेस के साथ। ये चीज़ें आप भूलिए मत। तो रे बाबू अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब जो लेंगे वो लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो भैया ये क्या हुआ, ये अभिलंब है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, चलो यही ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन मारी बताओ अगर इसी पे मतलब कहने का मतलब इसी इधर से ही नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में रेज भी आ रहा है, किरण भी आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे गुरुजी ये बात है, ये ससुरा इधरे से आ रहा है, इधरे से आ रहा है, तो यानी इसके बीच जो एंगल होगा, अगर हम इसके बगल से
नॉर्मल खींचेंगे ना, अभिलंब खींचेंगे, तो इसका मतलब अभिलंब से बगल से, यानी कहने का मतलब इसी डायरेक्शन में ये भी आ गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतित किरण क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में हो गया, यानी नॉर्मल भी उसके परपेंडिकुलर है, तो भैया रेज भी उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो उसके बीच एंगल बना कहाँ? एंगल तब न बनता जब जरा सा भी ये क्या करता, इधर उधर मिस्टेक करता, ये भी इधर उधर करता किया ही नहीं, तो एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और आप सही मारे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल से आपको हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो देखिए ये 4 सतह आपके पास है और ये 4 सतह 4 सरफेस आर शोन बिलो, यानी नीचे जो है 4 सतह आपको दिखाया गया है, और ये 4 सतह जो दिखाया गया इसमें से हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमको बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करता है, नियम को फॉलो करता है, यानी निम्न में से कौन सी आकृति प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल बात है बाबू, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें ये तो होगा ही, ये तो कोई भी भाई साहब आके बोल देगा तो नहीं मानेंगे। चलिए, क्योंकि प्लेन मिरर में तो इतना ज़्यादा एग्जांपल लिए, आप सब देखिए लिए कि लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यानी 1 2 और यहाँ से ये अभिलंब होगा, ये ओ होगा और ये 3 होगा, यानी ये जो 1 है 2 और 3, ये तीनों जो है एक ही तल में होगा। ये चीज़ तो हम लोग देख चुके थे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये प्लेन मिरर मिला तो ठीक है, तो समतल दर्पण तो होगा ही, क्योंकि लाइट उसमें तो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, क्या कॉन्वैक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में ऐसा होगा? क्या उत्तल दर्पण से लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगा? वो पहली बात तो आप बोलिएगा, हे गुरुजी आप तो पहले बोल दिए, आपको आखिर दिखाई तभी न पड़ रहा है जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सोचने की क्या बात है? मारो सटाक आंसर। हम बोलेंगे शाबाश, इतना दूर तक अगर आप सोच लेते हैं तो बहुत बहादुर है। ये मान लीजिए कि कॉन्वैक्स मिरर है, और अगर ये कॉन्वैक्स मिरर है, कर्व सरफेस पर आपको सब कुछ पता है। मान लीजिए अब इस पॉइंट पे लेते हैं, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे लाइट आया, तो इस पॉइंट पे लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका नॉर्मल होगा। या मान लीजिए इस पॉइंट पे इधर से लाइट आएगा तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, इसका नॉर्मल ये वाला हो जाएगा। तो भैया लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, जैसे ये मान लीजिए बहुत ही सोचने वाली बात ये है, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हो गया, पारदर्शी ग्लास का एक सिल्ली हो गया, पारदर्शी जिससे लाइट आर पार हो सके। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो लाइट आएगा और लाइट चला जाएगा, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? हम मानते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी लाइट जो है ना अपवर्तित हो जाता है, चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबू, इसी को मिटाते हैं, यहाँ सिल्ली यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइट रे आएगा वो सारा का सारा रे फिर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि वो सारा रे जो है आपका पास कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ मात्रा में जो है ये तो आएगा इधर, लेकिन कुछ मात्रा में आपका रे जो है रिफ्लेक्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा चला जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्ट पॉसिबल है, इसीलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी सबसे राफ साफ बातें कि अगर चाहे कोई भी सतह हो, अगर हमें वो देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे कि वो ऐसा सतह है, तो अगर देख पा रहे तो इसका मतलब यही हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों तक आया, और तभी तो उसको हम देख पाए हैं। और जब लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये भी सतह कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्या ये कर रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आप बोलिएगा बहुत ही ये तो रुखड़ा सतह है, बहुत ही रफ सरफेस है ये। तो अगर रफो सरफेस है तो रफ सरफेस क्या आपको नहीं दिखता है? यस सर। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे लाइट आया, यहाँ पे लाइट आया, तो क्या दिक्कत है? लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। या जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लाइट आएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
सभी सतह यानी ये चारों जो सरफेस दिया हुआ है ये चारों सतह का फॉलो करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले बात आज हम क्या क्या पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं। क्या होता है प्रकाश की परावर्तन, तो भैया जब किसी भी सतह से लाइट टकराकर आपस जो है स्ट्राइकिंग होने के बाद ठीक उसी बाउंसिंग बैक उसी पथ पे रिटर्न हो जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और उसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के यानी जो लाइट यानी सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, जब जो रे आता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जो चला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल होता है यानी बीच में जो अभिलंब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, आपतन बिंदु पे, उसे अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ दो परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, दो नियम होते हैं। दोनों नियम हम लोग देखें, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम देखें। पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ पे, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर खींचे गए आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह में होते हैं, एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम था। सेकेंड नियम क्या था बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और उस पर कुछ छोटू मोटू सवाल से हम आपको क्लियर किए हैं कि कैसे कैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कब होगा। तो ये चीज़ें हम समझाने के लिए आपको 2 टेढ़ा सवाल लिए। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल से देखा जाता है, अभिलंब से, ठीक है ना। तो ये सवाल भी क्लियर करते हैं। चलिए इस सवाल को हम मिटाते हैं और अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बाबू। तो देखिए इंपॉर्टेंट हम लोग की पॉइंट्स लिख चुके हैं और इंपॉर्टेंट की पॉइंट को जानना ज़रूरी है। हेडिंग मार चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु क्या है भाई, सबसे फर्स्ट बिंदु है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम पढ़ते ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा हो सके तो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट ट्रांसपेरेंट एज वेल एज ओपेक्यू सरफेस। यानी अभी आपको तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़े थे, यानी जान रहे थे कि रिफ्लेक्शन, पहली बात तो सॉलिड रिफ्लेक्शन कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए ओपेक्यू है और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखी थी कोई प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस के बाद एक हम ट्रांसपेरेंट वाला लिए थे, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लिए थे और जिसमें बताए थे आपको एग्जांपल्स में यानी क्वेश्चंस में कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है उससे भी लाइट क्या होता है कि हाँ ये बात सही है कि लाइट उससे पास कर जाता है, लेकिन लाइट का थोड़ा सा हिस्सा ना उससे रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जो ओपेक्यू होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है तो ठीक है, स्पष्ट है कि लाइट ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आप लाइट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको दिख रहा है। तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक्यू सरफेस में तो होता ही है रिफ्लेक्शन वाला, लाइट में तो देखने वाली बात ही नहीं, ओपेक्यू में तो होता ही है। लेकिन हम आपको बताएं जैसा ओपेक्यू यानी जो अपारदर्शी वाला में होता है वैसा आपका किस में होता है, ट्रांसपेरेंट वाला में भी होता है। हिंदी भी पढ़ देते, देखिए प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी सतह के साथ साथ पारदर्शी सतह पर भी होता है। तो ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये मार्कर है तो मार्कर आपको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस मार्कर के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या अगर कोई हम कांच ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे तो उससे आर पार दिख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आर पार दिख जाएगा, आपको आर पार अगर दिख जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होता है मेरे भाई, थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला पॉइंट हम आपसे उम्मीद जताते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मेरे भाई बंधुओं सबका हो गया होगा क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग कर लिए क्लियर, ये हेडिंग मार खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि अब हम मिटाते हैं, स्पेस कम है तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड पॉइंट को अब हम लोग रीड करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए मेरे भाई, सेकेंड पॉइंट है कि स्पीड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट नोट चेंज। ये भी इसी का पार्ट है, समझे ना।
स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट नॉट चेंजेज। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए बाबू, ये मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस था, लाइट आइस और टकराइस के बाद इधर गईस, तो गईस तो इधर ये उसका अभिलंब हो गईस, हाँ इसका ये क्या हो गया, अभिलंब हो गईस। तो ये वाला क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके गया, ये जो लाइट है बाबू, ये रिफ्लेक्ट होके जो ये लाइट गया, तो कहता है कि ना तो इसके स्पीड में कोई चेंज होता है, ना इसके वेवलेंथ में चेंज होता है, ना इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। स्पीड क्या, जैसे मान लीजिए लाइट अगर आ रहा है, अरे माध्यम थोड़े न चेंज हुआ, ये आ रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। मान लीजिए हवा में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। मान लीजिए अगर हवा में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। और जब ये यहाँ से टकरा के जाएगा तो भाई रहेगा तो हवा में ना, यानी एक सेम मीडियम है। अभी हम बताए थे सेम मीडियम में ऐसा होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम थोड़े हो रहा है। जब सेम ही मीडियम हो रहा है तो यहाँ भी 3 × 10⁸ लाइट का स्पीड होगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद रही बात फ्रीक्वेंसी का, हमारे सारे भोले वाले बच्चे आप सबको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मने मन गुनगान गा लीजिएगा, हिंदी वाला आवृत्ति क्या होता है तो कहिएगा सर वो फ्रीक्वेंसी ना, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ना, बचपन वाला डिफिनीशन बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी पर सेकेंड में कितना बार ऑसिलेशन होता है उसी को तो हम लोग, यानी प्रति सेकेंड कितनी बार कंपन हो पाता है उसी को तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं बाबू। हाँ सर, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी कहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बार ऑसिलेशन हो रहा है। लाइट जब चलता है तो लाइट तो वेव है ना, तो वेव है तो कंपन होगा ना, कंपन होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा ना बाबू जी। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि जब लाइट है उसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है, क्योंकि वेव लाइट क्या है, लाइट वेव होता है, और लाइट वेव है तो उसमें कंपन होगा। और जब कंपन होगा बाबू तो कहने का मतलब उसके फ्रीक्वेंसी में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो भैया कंपन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर डिपेंड करता है। ये तो लाइटवा आ रहा है तो यूँ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, इधर जा रहा तो यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। रही बात वेवलेंथ का, वेवलेंथ को अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो जवानी में फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, V = होता है लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। आप सबको पता होगा लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। जब भैया V मतलब वेलोसिटी, V मतलब क्या, वेलोसिटी, जब सन का वेलोसिटी ये चेंज नहीं हुआ और जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो हाई सौसरा बीच में लैम्डा कैसे चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जैसे इधर से आइस और इस टकराइस और फिर इधर तो गईस, तो बात हो रहा है इधर जो गईस ये वाला लाइट का, तो ये जो लाइट टकरा के जा रहा है, ये लाइट जो टकरा कर रिफ्लेक्टेड रे जो हो रहा है, यानी परावर्तन किरण जो हो रहा है, परावर्तित किरण जो हो रहा है, ये भैया तो पहले जो इंसिडेंट रे में, यानी जो आपतित किरण में वेलोसिटी होगा, यानी जो लाइट का वेग रहा होगा, वही भैया इसका जो गया होगा उसका भी वेग वही होगा ना। और जो इधर का फ्रीक्वेंसी आने में होगा वो इधर जाने में भी होगा, और जो इधर का वेवलेंथ होगा तरंग दैर्ध्य और इधर जाने में भी होगा। क्लियर हुआ ना बाबू, एकदम मक्खन होना चाहिए। तो एक बार पढ़ देते हैं हिंदी वाले भाई साहब को। कहता है परावर्तित किरण प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, किरण नहीं परावर्तित प्रकाश मतलब इधर वाला जो गईस, इधर से जो आइस, इधर से जो आइस, इधर वाला जो गईस, तो बोले परावर्तित प्रकाश का वेग, यानी इसका जो वेग है तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। तो की पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा तो फिर आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए उम्मीद जताते हैं कि B नंबर आप हमारे भाई साहब सब कर लिए क्लियर, टनाटन हो गया। ये फार्मूला बच्चे पढ़े होंगे, इन्हें कि आप सोचिएगा, हम जानते हैं ना आपका लक्षण कब पढ़े, तो पते नहीं चला, पढ़े होंगे आप ये लोग बच्चा में। तो अब यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं, नहीं यहाँ से अब हम लोग चलते हैं बाबू B यानी C नंबर की बात करते हैं। तो C नंबर में आइए, C नंबर में क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट
फॉलोज एट ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन सभी प्रकार के सतह पे होता है। ये तो सब हमारे वाले बच्चे अभी तुरंत आप देखें ना, हमारे डियर वाले स्टूडेंट सब करता है फॉलो। हाँ सर, अरे भैया चाहे प्लेन सरफेस हो, चाहे बात हो प्लेन सरफेस की, तो प्लेन सरफेस भी क्या होगा, लाइट आएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो भैया यहाँ ये भी रिफ्लेक्टेड हो रहा है, अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये भी फॉलो हो रहा है। आपको बताते चाहे कॉनकेव वाला, अभी आप कॉन्वेक्स मिरर को लिए थे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो तो यहाँ से ये भी आता तो ये भी टकराएगा, यानी ये भी पालन करता है। अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो टकराएगा, ये भी पालन कर रहा है। तो कहने का मतलब चाहे ये प्लेन मिरर हो, चाहे ये हो, चाहे अभी तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताया था चाहे ट्रांसपेरेंट वाला कोई हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास से कोई अपारदर्शी कोई अपारदर्शी सब आपका वस्तु हो, या आप कहिए चाहे कोई ये क्या हो, पूरा ये वाला हो, पूरा एक खुद्दर वाला हो, ये सभी कंडीशन में सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या फॉलो करना, जैसे ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये आर हो गया, ये आपतित किरण तो 1, ये परावर्तित किरण 2, अविलंब बिंदु 3। आप सबको पता है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु मतलब 1 2 3, ये क्या है, एक ही सतह में होंगे ना, ये क्या होंगे, एक ही सतह में होंगे, एक ही सतह में होंगे। और यहाँ भी ये जो आई है, ये आर है, ये इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से दिखाते थे, यहाँ भी क्या होगा 1 2 3 एक ही सतह में होंगे। तो जब यहाँ भी खींचेंगे तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, यहाँ भी कुछ अंदर आएगा लेकिन थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ भी वही बात कहेंगे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 यानी एक ही सतह में होंगे। तो यहाँ भी करेंगे तो वही बात 1 2 3 एक ही सतह में होंगे। तो ये सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं ना, पहले हम उदाहरण में ले लिए थे इसीलिए मजबूत हो गया होगा आपका, इसमें हमको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोग इसी तरह से मजाक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहीं ना कहीं हम लोग लपेटा में मार चुके हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बात को। हाँ ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए, ये चलिए डी नंबर देखिए, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे डिक्रीजेज। अब समझने वाली बात है, बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, बाबू अब तो रटा गया होगा हमारे बच्चे को, इधर से आए इधर जो गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आया इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बाबू, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, बोला इसके एंटीसिटी और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में ना थोड़ा सा कमी आ जाता है। क्या आ जाता है, थोड़ा सा कमी आ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ठीक कर दीजिए। तो कमी आ जाता है, कैसे सर कमी आ जाएगा, देखिए सुनिए, जाहिर सी बात है हमारे डियर वाले बच्चे कि अगर कोई लाइट, जैसे मान लीजिए लाइट इस पर पड़ा, तो जाहिर सी बात है लाइट यहाँ से आया और जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर चलेगा ना, तो लाइट के इंटेंसिटी में, अरे इंटेंसिटी नहीं समझ, थोड़ा सा अभी समझिए, बाद में हम समझेंगे अच्छे से। चमक समझता है, चमक, लाइट के चमक में कमी आ जाएगा, जाहिर सी बात है कमी आ जाएगा। अगर आप टॉर्च जलाइए, अगर आप मान लीजिए टॉर्च जलाइए इसे, तो डायरेक्ट और शीशा में रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो थोड़ा सा वो कमी होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए लाइट इस पर पड़ेगा, तो लाइट इस पर पड़ेगा तो थोड़ा सा ये वस्तु हीटिंग भी होता है, थोड़ा सा आसपास के माहौल भी गर्म होता है ना। जैसे आप जाते हैं तो आसपास के माहौल गर्म हो जाता है कहीं भी, तो उसी प्रकार से लाइट आएंगे तो आसपास के माहौल गर्म होगा और ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गर्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब होता है, इससे होता क्या है कि जो लाइट आता है ना, उसके ऊर्जा यानी एनर्जी का क्षति हो जाता है, लॉस होता है थोड़ा सा। जो लॉस हो जाता है ना बाबू, तो इससे थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी में कमी आ जाता है। इस चीज़ को हम लोग सब समझते हैं। तो वही बात है, उसके इंटेंसिटी में रही बात कि कमी हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए लाइट, आपको पता है कि वेव है, जैसे मान लीजिए लाइट, सन की लाइट है जो कंपन करता है, उसके एम्पलीट्यूड में, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, गड़बड़ा गया, माफ़ी चाहते हैं, होता है कभी कभी। एम्पलीट्यूड यानी उसके आयाम में कमी आ जाता है। ये जो होता है ना, ये वाला जो इसके तरंग का जो सबसे हाइट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, यानी ये आयाम होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, ठीक है ना। ये जो है ना, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। तो इसके एम्पलीट्यूड में कमी आ जाता है।
जाहिर सी बात है कि अगर उसके इंटेंसिटी में कमी होगा ना, तो इंटेंसिटी में कमी होगा तो उसके एम्पलीट्यूड में कमी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझने की बात है। तो भैया याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, यानी ये वाला जो रे होता है, इसके इंटेंसिटी और इसके एम्पलीट्यूड में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ये सब की पॉइंट आपको याद रखने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये चौथा बात हम लोग कर लिए क्लियर, ठीक है ना। चौथा बात हो गया हम लोग का क्लियर। अब पाँचवा बात जो है वो समझिए, ठीक है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, हाँ चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब जो पांचवा पॉइंट है ये समझिए। पांचवा पॉइंट क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑक्यर्स बाय डेंसर मीडियम एज वेल एज रेयर मीडियम, यानी प्रकाश का परावर्तन संघनन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम से भी होता है। इसका मतलब ये हुआ जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, ऐसा नहीं है कि खाली जो आपका ये संघनन माध्यम होता है, विरल माध्यम में भी होता है, यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम को बोलते हैं संघनन और डेंसर को बोलते हैं हम लोग विरल माध्यम। इस चीज़ को आप लोग समझिए, यानी संघनन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम में भी होता है। तो जो हवा वाला माध्यम होता है उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं, और जो बाकी जैसे ग्लास उलास हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया अंदर वाला, वो हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो जैसे हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हम मान लेते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट स्लैब मान लीजिए ये। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से लाइट ये आएगा बाबू, यहाँ लाइट आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट में जो है ना लाइट वो पास कर जाता है। तो लाइट तो सर पास करेगा, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल है, लाइट तो सर पास करेगा, लेकिन कुछ लाइट ना रिफ्लेक्ट भी होगा। कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होता है, और कुछ लाइट क्या होगा, यहाँ पे ये इधर आ जाता है। तो अब जो जैसे लाइट यहाँ पे आया, तो बाबू यहाँ भी क्या होगा, जैसे देखिए ये तो ठीक है, ये हो गया रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, समझे ना। ये आ गया रेयर मीडियम कि यहाँ से लाइट आया और लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके फिर इधर भी कुछ चला जाता है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है यानी अपारदर्शी कोई वस्तु है, तो लाइट आएगा और वो पास कर जाएगा, लेकिन कुछ जो लाइट है वो क्या होगा, यानी ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो तो रेयर मीडियम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन वो रेयर मीडियम हो रहा है, लेकिन बोला जैसा रेयर मीडियम में हो रहा है ना वैसा डेंसर मीडियम में हो रहा है। कैसे सर, सुनिएगा। जैसे ये ग्लास में आया ना, तो अगर हम मान लीजिए ये खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जो है ना आया और इधर पास कर जाएगा, नहीं सर जी। लाइट आया और ये पास नहीं कर जाएगा मेरे बाबू, करेगा पास, क्योंकि पारदर्शिता है और ये ट्रांसपेरेंट है। कुछ लाइट ना बाबू, कुछ लाइट जो है ना ये इधर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो आपको पता है कि ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन की जो घटना है वो रेयर मीडियम में घटित होता है और डेंसर मीडियम में भी घटित होता है। तो यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि यहाँ पे प्रकाश जो परावर्तन है संघनन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम से भी होता है। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी था। और यहीं पे बोलता है कि पाई फेज से जो है ना ये चेंज हो जाता है, पाई फेज से ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना, यहीं पे बोला जाता है। तो मेनली बात हम लोग को ये समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में होता है, ठीक है, संघनन माध्यम में तो होता ही है प्रकाश का परावर्तन, संघनन माध्यम के साथ साथ वो विरल माध्यम में भी घटना घटित होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कवर कर लिए, ठीक है ना मेरे बाबू। तो हम लोग कल से जो है मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू, और कमेंट करके जब बताइएगा तो हमको एनर्जी आएगा, और जब एनर्जी आएगा तो और अच्छे से एनर्जी से हम आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना बाबू। थैंक यू।